नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स देते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के की मंडियों का अपडेट और मानसून का अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे। तरुण सत्संगी हैं ओरिगो ई मंडी से, अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल से होंगे और साथ ही हमारे साथ महेश पलावत होंगे स्काईमेट से, उनसे मानसून का अपडेट लेंगे। और हमारे साथ राहिल शेख होंगे एस्ट्रा के वाइस चेयरमैन और मिया कमोडिटीज़ के एमडी भी हैं, उनसे हम शुगर सेक्टर का आउटलुक जानेंगे। लेकिन फटाफट से टॉप 10 खबरें आपको बता देते हैं कि कहां पर आज ज़्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड कल भारी उठापटक दिखी, लेकिन आज दायरे में कारोबार हो रहा है 58,000 रुपए के नीचे। अभी भी MCX पर सोना बना हुआ है। 2 बार ब्याज दरें बढ़ाने की जो खबर है, जो संकेत मिल रहे हैं सेंट्रल बैंकों की तरफ से, बड़े सेंट्रल बैंकों की तरफ से, उसका दबाव है। चांदी 68,500 के आसपास, यहां पर आज तेजी दिख रही है। क्रूड की बात करें तो दायरे में है। ब्रेंट क्रूड का भाव $74.5 के आसपास है। ग्लोबल ग्रोथ की चिंता यहां पर हावी हो रही है। नेचुरल गैस जून में हमने 15% की तेजी देखी थी, लेकिन आज हल्की कमजोरी MCX पर दिख रही है, $222 के आसपास। कॉपर 710 के आसपास है, मजबूत डॉलर से दबाव है। जीरे की बात करें तो 55,500 के आसपास, शुरुआती तेजी अब कम हुई है। पाम तेल 3,800 रिंगिट के ऊपर कारोबार कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। 1.5% की तेजी पाम तेल में आज दिख रही है। गेहूं हफ्ते भर में 10% की गिरावट आ चुकी है ग्लोबल मार्केट में गेहूं की दाम में। शुगर में भारी गिरावट दिख रही है। हफ्ते भर में आइस शुगर के दाम करीब 12% तक टूट चुके हैं। कॉटन की बात करें तो 81 सेंट के पास आइस पर कॉटन का वायदा ट्रेड कर रहा है और हफ्ते भर में यहां पर 2.5% तक की तेजी देखने को मिली है। चलिए, लेकिन सबसे पहले बात हम मॉनसून की करेंगे और IMD की तरफ से खबर यह आ रही है कि वीकेंड में पूरे देश भर में मॉनसून की एंट्री हो जाएगी। लेकिन मॉनसून में जिस तरह की रिकवरी दिखी है, पिछले हफ्ते तक 30 से 35% तक की डेफिसिट दिख रही थी, अब ये डेफिसिट घटकर सिर्फ 13% की हो गई है। हमारे साथ महेश पलावत साहब हैं स्काईमेट से। सर, आप लोगों का क्या अनुमान है, कब तक पूरे देश को मॉनसून कवर कर लेगा? क्या आप लोग यही मानकर चले कि इस हफ्ते, इस वीकेंड में ही पूरी तरह से कवर हो जाएगा? देखिए, ये कल बारिश के चांस लग रहे हैं उत्तर पश्चिम जो राजस्थान है यहाँ पर। तो कल उम्मीद है कि कल मानसून वहां पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद डिक्लेयर कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। तो मतलब कि 1 या 2 दिन का देरी है, उसके बाद मानसून पूरे देश में पहुंच जाएगा। और उसके बाद जो बारिश है वो खास करके राजस्थान और तब ऐसे मतलब कम से कम 1 हफ्ते तक बारिश नहीं दिखाई दे रही है। मानसून के बाद फिर से बारिश कम हो जाएगी, यानी कि केवल मानसून को पहुंचाने के लिए बारिश आएगी। उसके बाद पूरा राजस्थान बारिश में कमी देखेगा। हालांकि पूर्वी राजस्थान में हल्की फुल्की बारिश जारी रह सकती है। ओके, यानी आगे राजस्थान को लेकर चिंता की बात है। लेकिन अभी तक जो राजस्थान की रिपोर्ट ये है कि सामान्य से 188% ज्यादा बारिश वहां पर हुई है, तो ये बम्पर बारिश है। सर, एक रिपोर्ट ये भी थी आप लोगों की कि 7-8 जुलाई के बाद जो ये जो स्पेल है, मजबूत स्पेल है मानसून का, उस पर ब्रेक लग सकता है। तो क्या जुलाई मिड से लेकर अगस्त सितंबर को लेकर क्या अनुमान आप लोग लगा रहा है, किस तरह की बारिश होगी सर? देखिए, अभी अगर शॉर्ट टर्म इसके फोरकास्ट की बात करें तो 2-3 दिन के बाद गुजरात में जो भारी बारिश हो रही है वो भी कम हो जाएगी। गुजरात और राजस्थान काफी कम बारिश देखेंगे। 7-8 जुलाई के बाद हम देखेंगे कि जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, वहां पर भी बारिश थोड़ी सी कम होने लग जाएगी। और जो माफ कीजिएगा, सेकेंड हाफ जो है जुलाई का, उसमें थोड़ा सा मानसून कमजोर होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि जो अल नीनो का असर है वो जुलाई के सेकेंड हाफ से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और अगस्त सितंबर में भी सामान्य से थोड़ी सी कम बारिश होगी, पर ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि बीच बीच में वेदर स्पेल आते रहेंगे और पूरे देश में बारिश होती रहेगी। ऐसा मतलब वो नहीं है कि बहुत ज्यादा ड्रॉट जैसी कंडीशन आ जाएगी। सामान्य से थोड़ी सी कम बारिश होगी, लेकिन बीच बीच में जो स्पेल आएंगे उसके बारे में हम बताते रहेंगे। और जो किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना हमें लग रहा है नहीं करना पड़ेगा। जी कि आप बात कर रहे थे, आप कह भी रहे हैं कि जिस तरह की स्पेल अभी दिख रही है, बीच बीच में ऐसे स्पेल बाद में भी आएंगे, 1-2 छोटे छोटे ब्रेक होंगे, लेकिन उससे चिंता करने की बात नहीं। सर, खरीफ सीजन की बुआई अब जोरों पर है। नॉर्दर्न स्टेट जो इंतजार कर रहे थे, अब देश भर में एंट्री हो गई, तो उनकी भी बुआई अब शुरू हो चुकी है। उनके लिए क्या सलाह है? ये बीच बीच में जो बारिश की रफ्तार कम होगी, तो इस बीच में क्या करें? क्या उनको दिक्कत तो नहीं होगी? क्या है उनके लिए एडवाइजरी आप लोग की तरफ से? देखिए, अभी कई किसान हैं जो राजस्थान के, खास करके पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के, पूछ रहे थे कि बारिश ये 7-8 जुलाई को फिर से आएगी क्या। तो ऐसा लग नहीं रहा है। तो यही सलाह है कि अगर आप के पास पानी की व्यवस्था है तो आप बुवाई कर दें, क्योंकि इंतजार ना करें कि उतना डिले होता जाएगा।
क्योंकि अभी फिलहाल बारिश कम से कम 8-10 दिन तक बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश राजस्थान में खास करके नहीं दिखाई दे रही। उसके बाद पंजाब, हरियाणा में भी थोड़ी-सी कमी दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी है। और अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो जो ओडिशा के कुछ इलाकों से लेकर के जो विदर्भ, मराठवाड़ा और कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और इंटीरियर कर्नाटका, यहाँ पर भी बारिश 3-4 दिन के बाद कम होना शुरू हो जाएगी और हल्की-फुल्की बारिश रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा झमाझम बारिश जो हो रही थी, वो अब नहीं होगी वहाँ पर। जी। शुक्रिया पलावा साहब, आपने वक्त निकाला और बताया कि कैसे मानसून की स्थिति आगे रह सकती है, कहाँ-कहाँ अच्छी बारिश होगी और कहाँ बारिश की जो रफ्तार है वहाँ धीमी पड़ सकती है। शुक्रिया, आगे भी आपसे हम बात करते रहेंगे और लोगों को आपकी तरफ से सलाह देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट की, क्योंकि गोल्ड में कल के सत्र में, इवनिंग के सत्र में कल एमसीएक्स पर भी ट्रेड हुआ था नॉन एग्री मार्केट में। हालांकि दिन के सत्र में बकरीद की वजह से छुट्टी थी, लेकिन शाम के सत्र में ट्रेडिंग हुई और कॉमेक्स पर भी मार्केट खुला हुआ था। इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी उठापटक दिखा और 3.5 महीने के निचले स्तरों के करीब कल कॉमेक्स पर सोना पहुंच चुका था। $1900 के नीचे भी आया, लेकिन वहां से फिर रिकवरी भी आई। तो खबर दोनों तरफ की आ रही है। एक तो खबर ये है कि जितने भी बड़े मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक से लेकर फेड तक, यूएस फेड तक, उनकी तरफ से 2 और दरें बढ़ने के संकेत दिए जा रहे हैं। महंगाई उनके लिए प्राइमरी कंसर्न है। उनको लग रहा है अभी जो टारगेट लेवल है उनका 2%, उससे काफ़ी ऊपर महंगाई है। ऐसे में वो दरें कम से कम 2 बार और बढ़ा सकते हैं। अमित जी, आपसे मेरा सवाल होगा गोल्ड और सिल्वर के लिए। गोल्ड काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। अब रिकॉर्ड से देखें तो 3,000 रुपए से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। क्या लग रहा है, यहाँ पर खरीदारी बन रही है क्या 58,000 के नीचे? क्या करना चाहिए अब? जी, नमस्कार कृष्ण जी। देखिए, शॉर्ट टर्म बेसिस तो जो कल भी यूएस से डेटा आए, जीडीपी के आंकड़े हों या फिर जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े हों, कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं इकोनॉमी में। $1920 का जो एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्तर था वो भी टूट चुका है और उसके नीचे प्राइसेस सस्टेन हो रही हैं। प्योरली शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लगता है कि दोबारा एक बिकवाली का दौर हमें देखने मिलेगा, क्योंकि 58,100 के आसपास अगस्त वायदा जो है वहां पर एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक इसके नीचे है तब तक सेल ऑन रैलीज की मैं सलाह देना चाहूंगा। एक छोटा स्टॉप होगा 58,250 का और डाउनसाइड में मेरा मानना है 57,800 से 750 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे। ये जो व्यू है ये आज के कोर पीसी जो डेटा आने वाला है, यानी जो एक इंडिकेशन है इन्फ्लेशन का, जो फेड का फेवरेट मेजर होता है, उसके पहले मुझे लगता है कि गोल्ड में और सिल्वर में भी कहीं ना कहीं कल की रिकवरी के बाद दोबारा एक प्रेशर का माहौल बना रहेगा। ओके, यानी ये जो व्यू है ये इंट्राडे के लिए आप इसे देखिए। गोल्ड और सिल्वर को लेकर जो यहाँ पे शॉर्ट कॉल आ रही है, 58,100 पे आप इसे बेचे, 57,800 रुपए के टारगेट के लिए 58,250 का स्टॉप लॉस लगा ले। और चांदी बेचना है 69,900 पे, 69,200 रुपए के टारगेट के लिए और 70,300 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। तरुण जी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर की? जिस तरह की उठापटक देखने को मिल रही है, कल के सत्र में तो काफी हलचल गोल्ड में देखने को मिली, क्या सलाह है अब गोल्ड में? आई थिंक शॉर्ट टर्म जो बायस है वो नेगेटिव जरूर नजर आता है, बट मुझे ऐसा लगता है इंटरेस्ट रेट साइकिल विल सून टॉप आउट। अभी फेड ने बोला कि जुलाई में प्रॉब्ली दे विल गो फॉर अनदर ट्रांच ऑफ हाइक, जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर आते हुए देखा है। बट मुझे ऐसा लगता है प्राइस हैव ऑलरेडी करेक्टेड सब्सटेंशियली। हो सकता है 57,000 या उसके आसपास आ जाए, लेकिन वहां से एक अच्छा बेस बना के ऑफ लेट लेटर ऑफ दिस ईयर के अंदर प्राइजेस के अंदर अच्छी रैली हम आते हुए देखेंगे। लग रहा है कि दबाव रहेगा। शॉर्ट टर्म आपका कितना है सर? 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन? कोई टाइम फ्रेम एक बता दीजिए क्लियर सर। See, the ongoing corrective wave that will continue and probably price will come down to 57,000 in the short term. But मेरा ऐसा मानना है कि नीचे से बाय करना के चलना चाहिए, because I am not day trader, short term trader. I prefer to take a position. So certainly 57,000 के आसपास आएगा तो मुझे वहां से गोल्ड में एक अच्छी तेजी आती हुई नजर आती है। 1000 के आसपास आए तो वहां से अच्छी खरीदारी बन रही है। चांदी में तरुण जी क्या सलाह देंगे? चांदी, हालांकि आज के सत्र में चांदी मजबूती दिखा रही है, आपको इसकी तेजी पे भरोसा लग रहा है क्या चांदी की? चांदी का पार्टिसिपेशन काफी वीक रहा है कंपेयर टू गोल्ड, क्योंकि बेस मेटल्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो मैं अगर सेलिंग साइड में कभी भी शॉर्ट टर्म वीकनेस आती है तो सिल्वर वुड बी अ गुड ऑप्शन। अगर बाइंग दिखती है बुलियन के अंदर, आई थिंक गोल्ड में बाय जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक गोल्ड विल कम डाउन इन द शॉर्ट टर्म, तो प्रॉब्ली सिल्वर के अंदर भी 500 से 1000 रुपए का करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब बात कच्चे तेल की कर लेते हैं। कच्चे तेल
को लेकर भी चिंता यही है कि सेंट्रल बैंक का रुख, उनको लग रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ पर असर होगा और उनकी डिमांड कम हो सकती है। लेकिन कल से यानी 1 जुलाई से सऊदी अरब 10 लाख बैरल की अतिरिक्त कटौती करेगा और वो अपना उत्पादन घटा के 90 लाख बैरल तक लेकर आने वाला है। कच्चे तेल की चाल आज सुस्त है, एक दायरे में कारोबार हो रहा है। 5,750 के आसपास MCX पर भाव, $74 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। अमित जी, क्या करना चाहिए कच्चे तेल में यहाँ से? देखिए, वैसे तो दायरे में फंसा हुआ है क्योंकि मिक्स फंडामेंटल्स के चलते एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है कच्चे तेल में, जहां पर एक तरफ आपने जैसे बताया कि कटौती की बातें हैं, एट द सेम टाइम डिमांड कंसर्न्स हैं और सप्लाई पिछले साल में जो बढ़ी है खास करके नॉन ओपेक की तरफ से, चाहे वो ईरान हो, वेनेजुएला हो या फिर रशिया भी हो, जो कटौती डिक्लेयर करने के बाद भी एक्सपोर्ट जो है पूरी तरीके से कर पा रहा है। तो मेरा मानना है कि काफी मिक्स फंडामेंटल्स हैं। शॉर्ट टर्म अगर देखा जाए, वेरी शॉर्ट टर्म, तो हमने देखा कि परसों जो इन्वेंटरी डेटा आए थे उसमें काफी भारी गिरावट थी। करीबन 9.5 से 10 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल का इन्वेंटरी में एक गिरावट देखने मिली। इसके पहले भी 3 मिलियन बैरल का एक कटौती देखी गई थी प्रोडक्शन जो सप्लाई है, इन्वेंटरीज है उसमें। तो शॉर्ट टर्म बेसिस क्योंकि हम लोअर एंड ऑफ द रेंज पे हैं, तो दोबारा ये जो रेंज है ये अपर एंड को टेस्ट कर सकती है। लेकिन ये प्योरली 2 से 3 दिनों का व्यू लेके मैं कहूंगा 5,700 के करीब मिले तो बाय कर सकते हैं। 5,820 का एक इनिशियल टारगेट होगा, हो सकता है एक्सट्रीम केस में 5,900 तक भी निकल जाए। यहाँ पर जो स्टॉप होगा वो 5,640 के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, करीबन 5,610 का। इसी व्यू को अगर ऑप्शन ट्रेडर्स खेलना चाहते हैं तो 5,700 का कॉल लेके चला जा सकता है 150 के आसपास। 120 का एक स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा और 220 का यहाँ पर टारगेट होगा ऑप्शन ट्रेड के लिए। ये क्रूड खरीदने की सलाह 5,700 के लेवल पे 5,820 के टारगेट के लिए, या फिर 5,700 के कॉल ऑप्शन भी आप खरीद सकते हैं 220 के टारगेट के लिए। 150 के आसपास इसे खरीदने की सलाह है। चलिए, लेकिन अब बात कर लेते हैं शुगर की, और उस पर बात करने के लिए शुगर सेक्टर पर हमारे साथ राहिल शेख हैं, वाइस चेयरमैन है एस्ट्रा के और MD है मिया कमोडिटीज़ के। शुक्रिया आपने वक्त निकाला राहिल भाई। सबसे पहला सवाल आपसे मैं FRP को लेकर करूंगा। FRP में तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर FRP को अगर आप देखें तो करीब 3150 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास ये बैठ रहा है, प्रति टन के आसपास बढ़ रहा। क्या लग रहा है आपको, इससे क्या मिलों पर दबाव बढ़ेगा? क्योंकि MSP तो बढ़ नहीं रहे हैं और FRP में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा FRP का हो गया है और फिर से एक डाउन ट्रेंड साइकिल में मिलों शुगर सेक्टर का फंसने का डर तो नहीं लग रहा है? राहिल शेख साहब, आपको आवाज आ रही है? आपको शायद उनके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, लेकिन जो कैबिनेट की तरफ से फैसला लिया गया था कि FRP बढ़ाने का, FRP 2023-24 के सीजन के लिए FRP 10 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। FRP अगर किलो के हिसाब से देखो तो 31.5 रुपये प्रति किलो है, जबकि MSP जिसके ऊपर मिलें नहीं बेच सकती वो है 31 रुपये, यानी जो उनके कॉस्ट से करीब करीब FRP ज़्यादा है 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से। तो ये मिलों के लिए काफ़ी बोझ है। तो FRP में जो रिकवरी का जो गणित होता है वो 10.25% की रिकवरी रेट के आधार पर FRP तय होता है। अगर रिकवरी 10.25% से ज़्यादा होती है अगर किसी शुगर केन में, तो वहाँ पर हर 0.1% ज़्यादा रिकवरी पर करीब करीब 3 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम दिया जाता है। अगर रिकवरी 10.25% से कम होती है तो उनको फिर 3 रुपये प्रति क्विंटल की कमी भी उनके FRP में की जाती है। लेकिन 9.5% का एक फिक्स रेट तय किया गया है, उसके नीचे आपको FRP नहीं जाता है, तो 291 उसके लिए फिक्स FRP तय है। हमारे साथ राहिल शेख साहब है। सर, FRP की हम बात कर रहे थे, FRP बढ़ने से क्या मिलों पर दबाव बढ़ेगा क्या, क्योंकि MSP में तो बढ़ोतरी हो नहीं रही है? सर, अगर लाजमी बात है, अगर गन्ने का दाम बढ़ेगा सर तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से मिलों पे स्ट्रेस तो आएगा ही उसका। बट अगर आज आप डोमेस्टिक मार्केट देखोगे तो MSP से 3 रुपए ऊपर है महाराष्ट्र में और अराउंड 4, 4.5, 5 रुपए ऊपर है यूपी में। और MSP की डिमांड पिछले 6-8 महीने से मिल तो कर ही रही है। ISMA ने भी MSP बढ़ाने का रिक्वेस्ट किया है
और आहिस्ता ने भी और नेशनल शुगर फेडरेशन ने भी। तो मुझे लगता है कि जहां तक भारत सरकार है, आई थिंक जहां गन्ने का दाम अगर बढ़ रहा है तो उसके सामने थोड़ा बहुत एमएसपी पे इजाफा करने की जरूरत है। ओके सर, राहिल भाई आप क्या लग रहा है, क्या मिले इसके ऊपर नहीं बेच पा रही हैं एमएसपी के ऊपर? एमएसपी के ऊपर ही बिक रहा है आज तो माल, बट ये सीजन ऑफ सीजन गेम हो जाता है सर। अगर सीजन के अंदर आप देखोगे तो महाराष्ट्र ने एमएसपी के ऊपर ही पूरा माल बेचा है, और अभी जो ऑफ सीजन है तो थोड़ा 1 से 2 से 3 रुपए का प्रीमियम ओवर दी एमएसपी महाराष्ट्र को अभी मिल रहा है, और वो भी बिकॉज एक्सपोर्ट हुआ है तो थोड़ा क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में कम है। अदरवाइज अगर एक्सपोर्ट नहीं होता तो शायद हम एमएसपी के भी नीचे ट्रेड कर रहे हो। ओके, अब एक और सवाल था, इंटरनेशनल मार्केट में दाम तेजी से गिरे हैं 11.5%। ब्राजील वाली खबर जैसे मार्केट में है कि वहां का प्रोडक्शन काफी अच्छा रह सकता है, इसके अलावा भी कोई खबर है कि इतनी गिरावट आ रही है आइस शुगर में? सर मैं हमेशा से कहता हूँ कि भारत तो आज की तारीख में वर्ल्ड मार्केट में एक दर्शक ही है, स्पेक्टेटर ही है। तो हमारा तो मतलब वहां पे बाजार अगर 27 सेंट भी गया तो हम उसमें कोई मुनाफा नहीं कर पाए, और अभी 21 सेंट 22 सेंट के करीब आया तो भी हम मुनाफा नहीं कर पाएंगे। मेनली सर इसका सबसे मुख्य कारण गिरने का ये है कि ब्राजील में जो है पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 590, 580, 590 मिलियन टन गन्ना क्रश होगा। वेदर अच्छा होने के लिहाज से ये माना जा रहा है कि 606 मिलियन टन तक के गन्ना क्रश होगा, और जिसके मुताबिक जहां 38 का अनुमान था प्रोडक्शन होने का, वो 39.10, 39.20 मिलियन टन का अनुमान लगाया जा रहा है। और मेनली सेलिंग जो है सर वो टेक्निकल है, फंड्स जो लॉन्ग थे वो एग्जिट कर रहे हैं। जहां तक फंडामेंटल अगर आप बात करें पिक्चर शक्कर के ऊपर, तो पूरा के पूरा वर्ल्ड मार्केट जो है वो ब्राजील के ऊपर डिपेंडेंट है आज की तारीख में। अगर कोई भी एक शॉक ब्राजील से आता है एल नीनो की वजह से या कुछ भी, तो ये बाजार जो है वो वर्ल्ड में और कहीं से भी सप्लाई मिलने के चांसेस कम रहेंगे। हिंदुस्तान मुझे लगता है फरवरी से पहले एक्सपोर्ट देगा नहीं, और थाईलैंड का भी क्रॉप कम है, तो पूरा जो है वर्ल्ड मार्केट डिपेंडेंट है ब्राजील के ऊपर। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ भारत है वो अभी इसमें अंटिल हमारा अगला एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं आता, हम सिर्फ दर्शक ही रहेंगे वर्ल्ड मार्केट। ओके, शुक्रिया राहिल शेख साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल ले लेते हैं। हम मेटल की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में आज दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन जिंक अच्छी तेजी दिखा रहा है 212 के ऊपर, कॉपर 708 के आसपास। मेटल में कुछ पसंद आ रहा है क्या आपको तरुण जी? आई थिंक लास्ट वीक ही मैंने कहा था कि 738 मेक और ब्रेक लेवल है कॉपर का, अगर उसके ऊपर जाएगा तो रैली आएगी, अदरवाइज प्राइस विल करेक्ट फर्दर, और ऐसा ही हुआ। प्राइस 735 से 705 तक आ चुके हैं। आई थिंक जिस तरीके से चाइनीज इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, बेस मेटल विल बी लैगर्ड कॉम्प्लेक्स, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर फर्दर करेक्शन देख सकते हैं। प्रॉब्ली 680 तक कॉपर के प्राइस आ सकते हैं। आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में आज? मैं कॉपर में सेल प्रेफर करूंगा। मेरा मानना है शॉर्ट टर्म बेसिस 711 से 713 के करीब एक रेजिस्टेंस है। मैं जुलाई वायदा की बात कर रहा हूं, तो वहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं। डाउनसाइड में जो टारगेट होगा वो करीबन 703 का लेके चला सकता है, और इस ट्रेड के लिए 715 का एक स्टॉप होना जरूरी है। ग्वारगम क्या लग रहा है आपको तरुण जी? जबरदस्त तेजी धीरे धीरे आ रही है, 4% ऊपर है ग्वारगम फिलहाल, 10,850 के ऊपर, ग्वार सीट 5500 के ऊपर। क्या करना चाहिए यहाँ पर? आई थिंक जिस तरीके से मॉनसून ने पिकअप किया ऑल ओवर इंडिया और राजस्थान में भी अच्छी बारिश हो रही है, आई थिंक ये जो रैली आई है ये सस्टेन नहीं कर पाएगी, और जैसे ही फर्दर क्रॉप प्रोग्रेस होगा तो आई थिंक इस काउंटर के अंदर हम डाउनवर्ड प्रेशर आते हुए देखेंगे। कि मसालों को लेकर क्या व्यू है? कोरिएंडर और टर्मरिक, हल्दी और धनिया अच्छी तेजी आज दिखा रहे हैं, क्या करना चाहिए दोनों में ही? और जीरे पर भी बताइएगा। आई थिंक टर्मरिक के अंदर अभी भी बाय प्ले कंटिन्यू करेगा। वी आर कंसिस्टेंटली बाइंग फ्रॉम 6,500, मगर टर्मरिक का क्रॉप 8 मंथ्स का क्रॉप होता है। क्रॉप कंसर्न को लेकर थोड़ा हमने रैली आते हुए देखा। अभी जिस तरीके से मॉनसून प्रोग्रेस अच्छा हुआ है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकता है, बट स्टिल लंबा क्रॉप है, तो और जिस तरीके से डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्सपोर्ट का, तो आई थिंक इसके अंदर रैली कंटिन्यू करेगा। 11 से 12,000 का भाव आ सकता है। कोरिएंडर बेस बना चुका है 6,000 के नीचे, जब तक नहीं जाता इसमें रैली विल कंटिन्यू, एंड प्रॉब्ली हो सकता है
है कि इन द मंथ्स टू कम हम लाइक टर्मरिक इसके प्राइस भी 8000 के ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग जीरा में कंटिन्यू करते हुए नजर आता है। 52,000 तक प्राइस आ सकते हैं क्योंकि 28.5% का मार्जिन इटसेल्फ काफी बड़ा हो जाता है। 5 लाख का अगर आपको मार्जिन देना पड़ रहा है तो स्मॉल टिकट साइज ट्रेडर कैन नॉट ट्रेड इन दिस कमोडिटी। तो कहीं ना कहीं उसका हैंगओवर है और प्राइसेस आई थिंक शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमने लास्ट 3-4 डेज के अंदर देखा भी है। शुक्रिया तरुण जी आपका, अमित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाजार नए रिकॉर्ड ऊंचाई लगातार बनाता जा रहा है। निफ्टी देखिए 19,100 के ऊपर है, सेंसेक्स बैंक निफ्टी भी नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। क्या कुछ